आदर के योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, पहले तो थोड़ी क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि जब नई जिम्मेदारी नए विभाग की मिली तो पहले ही दिन प्रदेश की राजधानी में आकर जिन मीडिया के मित्रों ने वर्षों तक हिमाचल के लिए रिपोर्टिंग की हो, यहाँ से आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिल रहा है। और अब तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपसे ज़्यादा मिलना भी होगा, ज़्यादा जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी और हम इकट्ठे मिलकर कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आने में थोड़ा विलंब भी हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में था कि क्योंकि लोकसभा का सत्र बहुत नज़दीक था, सबको नई जिम्मेदारियां मिली थी और लोकतंत्र में जब दोनों सदनों की कार्रवाई होती है तो ये उचित होगा कि सभी मंत्री जनता से जुड़े हुए विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें और सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ वैसे ही सभी मंत्री अपने अपने राज्यों के या कुछ दूसरे राज्यों में भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में गए। मेरा भी ये 5 दिन का दौरा, पहले 3 दिन का प्रस्तावित था, लेकिन फिर बाद में 5 दिन का दौरा बना, ताकि चारों संसदीय क्षेत्र 623 किलोमीटर इन सब में होते हुए चारों लोकसभा के 37 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे। 8 जिले इसमें कवर होंगे और लगभग 90 कार्यक्रम इसमें होंगे। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वहां से शुरुआत हो, लेकिन तय ये किया गया कि प्रदेश की राजधानी में पहले आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। और कल से ही जब चंडीगढ़ में मैं सुबह 4:30 बजे पहुंचा तो हिमाचल भवन का भी जो रिसेप्शन का हॉल है, आप सबने देखा ही है, वो भी छोटा पड़ गया, बाहर भी छोटा पड़ गया। तो ये अपने आप में दिखता था कि प्रदेश के लोगों में इंतजार जरूर था, देरी जरूर हुई आने में, लेकिन प्यार, स्नेह, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं रही। परमाणु बैरियर पे भी, परमाणु में भी जब हम एंटर किए तो प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में थे, डॉक्टर राजीव सैजल जी साथ में थे, आदरणीय सुखराम चौधरी जी साथ में थे, राजीव बिंदल जी साथ में थे, पार्टी के नेता बाकी भी थे। भारी बारिश के बावजूद भी कोई वहां से हटा नहीं, सब वहीं पर बने रहे। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी किए। हिमाचल प्रदेश के तो लगभग हर जिले में ही कार्यक्रम किए हैं। ये एक अलग सा उत्साह था, भावुकता भी थी, गर्मजोशी भी थी। बुजुर्ग जो थे वो थोड़े भावुक थे, बुजुर्ग में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे या जनता थी वो थोड़ी भावुक भी थी, प्रसन्न भी थी। युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को भी मिला। और कहीं ना कहीं कल मैं भी थोड़ा ज्यादा भावुक रहा, क्योंकि मेरा अपना संसदीय क्षेत्र नहीं था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने जिस तरह से स्वागत किया वो शायद मेरी उम्मीदों से भी बहुत ऊपर था। शोगी में भी हमारा था कि चलते चलते बाजार में मिलेंगे, लेकिन सैकड़ों लोग वहां भी इकट्ठे, तो वहां पर भी जनसभा करनी पड़ी। जनसभा मीन्स कि उनको संबोधित करना पड़ा।
शिमला में भी हालांकि 3.5-4 घंटे हम लोग लेट हो गए, लेकिन उसके बावजूद पीटरहॉफ का हॉल बहुत कम कार्यक्रमों में खचाखच भरा होता और उसके बाहर तक भी पूरा भरा रहे, ये अपने आप में असाधारण था। मैं तो इतना ही इसके बदले में कहूंगा कि ये जो प्यार, आशीर्वाद, ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखाया है, ये मैं अपने साथ अपनी स्मृतियों में तो लेके ही जा रहा हूं, संजो के जा रहा हूं, लेकिन एक विश्वास भी दिला रहा हूं। जो विश्वास मोदी जी ने दिखाया है हिमाचल की जनता ने, इस विश्वास को और मजबूत करूंगा। पिछले 2 वर्षों में भी वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश के लिए संभव हो पाया वो भी किया। 3 तो हमने बजट ही दिए थे, उसके अलावा 6 मिनी बजट दिए जब आपदा का समय आया। देश को आपदा कोविड की महामारी के समय निकालने में मोदी जी ने जो दिन रात काम किया उसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि 3-4 लोग जो उन मीटिंगों में बैठते थे उसमें एक मैं भी था। देश के प्रति जो उनका समर्पण है वो मुझे लगता है वो बहुत एक अलग लेवल पर है। आत्मनिर्भर भारत बनाना, कहीं से तार हिली है मुझे लगता है माइक की। आत्मनिर्भर भारत बनाना ये केवल एक स्लोगन नहीं है, इसके लिए हर सेक्टर में वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको देखकर काम करते हैं। मुझे भली भांति याद है कि जब ये एक ही आदमी का काम है, बाकी लोग इतना मत हिलिए, जब आपदा का समय था तब भी आदरणीय मोदी जी आपदा में अवसर देखने का काम करते थे। जहां एक और कोविड वैक्सीन बनाने के लिए देश के साइंटिस्ट के साथ बात करते थे, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करते थे कि स्केल अप कैसे करना है, वहीं दूसरी ओर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को और बढ़ावा मिल सकता है, आत्मनिर्भर बन सकते। फॉर एग्जांपल डिफेंस। शायद ही दुनिया का कोई देश ऐसा सोच रहा हो कि इस महामारी के समय भी कोई देश ऐसा सोच रहा होगा कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कम करने, मेक इन इंडिया ज्यादा करने, आत्मनिर्भर ज्यादा करना है। और उसी कोविड-19 के समय 200 आइटम्स ऐसी तय कर दी जो केवल मेक इन इंडिया होंगी। कोल एंड माइनिंग की कोल बाकी जगह से इंपोर्ट होता है, उसको कम कैसे करना है उसके लिए निर्णय कर दिए। रेल जितना समय लेती थी उससे 50% समय लेना शुरू कर दिया और मुनाफा करना उस दृष्टि से शुरू किया। माल भाड़ा भी उस तरह से, पूरा कुल मिलाकर ढुलाई में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। अब स्पेस का सेक्टर था, दुनिया भर के देश, वहां की स्टार्टअप्स, एलॉन मस्क से लेकर बाकियों की कंपनियां जो है उसमें काम करती थी, लेकिन हमारे देश में सुविधा नहीं थी। स्पेस का सेक्टर भी लोगों के लिए खोल दिया। आज आप विश्वास मानिए इतने लोग उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जिसकी शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो विजनरी है। भारत को अमृत महोत्सव, आजादी के 75वें वर्ष में जहां एक जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने के लिए वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पर 75वें वर्ष में संकल्प लेकर शताब्दी समारोह तक 100वीं वर्षगांठ पर सिद्धि करने का भी एक रूट बना रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। मैं तो आपसे एक लाइटर नोट पे साझा कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं मंत्री बना उसके साथ साथ ही ओलंपिक्स शुरू होने लगी। मैं खेलों के साथ तो सन 2000 से जुड़ा हूं, 21 वर्ष मुझे हो गए। प्रधानमंत्री पहले के भी बुलाते थे, औपचारिकता होती थी, आते थे, चाय पीते थे, गपशप, फोटो ही चले जाते थे। आपदा के समय भी प्लेयर्स के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ना, उनके परिवारों से बात करना,
यहां तक जानकारी रखना कि किसको क्या इंजरी हुई थी, उसको कितना सुधार हुआ है, कौन उसका कोच है, क्या वो खाते हैं। ये आम बात नहीं है, हम लोग इसको ज्यादा बहुत कई बार नोटिस नहीं करते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री, 135 करोड़ की आबादी के देश का प्रधानमंत्री, 128 मेंबर्स का कंटिंजेंट जो आज का सबसे बड़ा गया, उसके प्लेयर्स के बारे में भी जानता है। फिर उनको कहता है वापस आओगे तो मिलेंगे, ना केवल मिले, लाल किले पर बुलाया भी। वो उनको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखते हैं। होड़ लगी थी लोगों की अनाउंसमेंट करने की, इस खिलाड़ी को ये दो तो वो दो, देना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मांगा। मुझे भी लगा अचानक से कि एकदम से प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सबसे कुछ मांग सकता हूं, तो मांगा भी क्या कि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो। वी हैव टू लुक आफ्टर द malnourished children, because that's a big challenge for India, and not only the 112 aspirational districts. It should be a mass movement, more awareness, and they requested these Olympians to go and visit at least 75 schools, tell children what they should eat and how to stay healthy and how to stay fit. तो एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए भी ओलंपियंस को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने का काम किया। और हमारी उसके बाद अगली कैबिनेट बैठक हुई तो वहां पे यहां पे भी अनौपचारिक तौर पर उठते उठते कहा कि आपको, यानी कि स्मृति जी को, मुझे, हम लोगों को तैयार करके देना है कि किस क्षेत्र में कौन बच्चों को, हर किसी की अपनी, हिमाचल में कुछ और खाते हैं, केरल में कुछ और खाएंगे, पूर्वोत्तर में खाने की अलग अलग डिशेस हैं, तो उस दृष्टि से भी प्लान करने के लिए कहा गया कि क्या क्या करना चाहिए। यानी कि उनके लिए कुछ भी बात एक स्लोगन नहीं है, उसको लागू करने के लिए वो इतनी गंभीरता से गहराई में जाते हैं। ये एक बहुत सीखने को उनके साथ मिला। दूसरा, खेल भावना को या खेल को और प्रमोट करने के लिए स्कूलों में जाके खेलें भी, तो उस बच्चे को याद रहेगा भारत का वो खिलाड़ी जो ओलंपियन है वो मेरे साथ आकर खेला। जहां तक विकास की बात है, कोविड के समय हम सब लोग मिल रहे हैं। दुनिया के कितने देश 55 करोड़ वैक्सीन दे पाए? अगर आज आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसने मेक इन इंडिया वैक्सीन भी और 55 करोड़ वैक्सीन भी देश के हर राज्य को देने का काम किया। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। यही नहीं, पिछले साल 94,000 करोड़ रुपया बजट था, 94,000 करोड़ रुपीस, जिसको बढ़ाकर हमने 2,23,000 करोड़ रुपया कर दिया। $15,000 करोड़ रुपया पिछली बार महामारी के समय से पहले दिया था। महामारी जब शुरू हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक की, और इसके बाद अब भी पेडियाट्रिक केयर को ध्यान में रखते हुए कि कहीं थर्ड वेव की आशंका ना हो, वो क्या चुनौतियां ला सकती हैं। जैसे सेकंड वेव में आप में से भी किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, तो थर्ड वेव की क्या चुनौती हो सकती है, उसको देखते हुए 23,123 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसके लिए भी किया। और यही नहीं, एक ये वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मैं कहूं, इन कॉन्टिन्यूटी भी था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी हिमाचल प्रदेश के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो, और बहुत सारे, जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है, 150 करोड़ रुपए का वो है। वहीं पर एम्स 1351 करोड़ का है। तो 3 मेडिकल कॉलेज भी लगभग 600 करोड़ रुपए के इनके लिए दिया है, और ये भी अब बढ़ गया है। और 2 टेरिटरी केयर सेंटर्स जो हैं, ये आरसीसी शिमला और आरएच मंडी के लिए दिए गए, लगभग 90 करोड़ इस पर खर्च होगा। 6 ट्रॉमा सेंटर्स ये हमने
अलग से दिए टांडा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर, चंबा और शिमला में 17 करोड़ रुपए एक एक की लागत है, कुल 47 करोड़ इस पर खर्च होगा। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैसा दिया और नेशनल हेल्थ मिशन को हमने सीएचसी पीएचसी की अपग्रेडेशन के साथ साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग्स बनाने के लिए भी 1432 करोड़ वो भी दिए और ऊना के पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में भी 437 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश को भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेल्थ के क्षेत्र में भी मिले। विकास एक तरफ, मैं सारी उस पे योजनाओं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज तो केवल आपसे मिलने का ही दिन रखा था और आपके कुछ प्रश्न लेंगे ताकि आपके मन में क्या है। एक बात कल मैंने कल के फंक्शन में जरूर कही, मेरे मन में थी वो, और शायद आज तक आपको उसका थोड़ा रिजल्ट भी पिछले 1.5-2 साल में देखने को मिलता, लेकिन कोविड के कारण मैं नहीं कर पाया। वो मेरा व्यक्तिगत इच्छा थी करने की, मैं कोई सरकार की तरफ से वो नहीं कह रहा हूं। हिमाचल की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसको दिखाने की बहुत आवश्यकता है। आई थिंक द टाइम हैज कम टू promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions. From Kinnaur, Ketli to Chamba ka Thal, Chamba ka Rumal. From Guler paintings to Kangra paintings, Rorik painting, Rorik Art Gallery. Dance फ्रॉम नाटी, शिमला नाटी, अब बाकी जगह की नाटी भी, अलग अलग क्षेत्रों का अपना अलग अलग कल्चर है। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है। और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं आज भी, जो आजादी से पहले के, जहां छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। चंबा, नूरपुर से लेकर बाकी सब जगहों के नाम, नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है, ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। और ये जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के ऊपर है। तो मेरा अपना संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए तो ये है, मैंने, और मैं सबको कहता हूं, आप सबको एक एक संकल्प जरूर लेना चाहिए जो हमें 75वीं वर्षगांठ से शताब्दी समारोह तक लेकर जाना है। मैंने अपना कला और संस्कृति को लेकर हिमाचल को लिया है, इसके फोकलोर से लेकर आर्ट एंड कल्चर तक। और मैं चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को कहना भी, आप भी कोई एक क्षेत्र चुनिए, किसी को स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे मन में था, मन के बहुत करीब ही एक सब्जेक्ट है। जैसे खेल मेरे मन के बहुत करीब था, तो मैंने स्टेडियम एक बनाया, कई और बनाए, कई एकेडमीज बनाई। लेकिन मुझे लगता था कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार स्वरोजगार के बहुत अवसर होंगे और हिमाचल की टूरिज्म के साथ साथ, देवी देवताओं के देवभूमि के साथ साथ, देवी देवता यानी कि देवभूमि में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो इसलिए भी ज्यादा रिच है क्योंकि देवभूमि है, इसलिए इसमें मिठास भी ज्यादा है। इसलिए आप यहां की पेंटिंग्स को देखिए, आज भी वो दुनिया में कुछ भी प्रभाव छोड़ सकती हैं। वी नीड टू रिवाइव दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रश्न ले सकते हैं। ठाकुर साहब, आपने खेल में जगत में दुनिया में नाम कमाया, पर ये शिमला का राजधानी का प्रस्ताव भी रहा सरकार में स्टेडियम को लेकर, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं कुछ बातों में, और इसको
बिल्कुल आप क्लियर तरीके से ही लें। स्टेडियम जहां पे भी बन सकता है, एकेडमी जहां पे बन सकती है, उसके लिए जमीन चाहिए। जहां जहां जमीन मिलेगी वहां वहां हम खेलों के सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और शिमला में एक्टिविटीज ज्यादा हो, शिमला में टूरिज्म प्रमोट हो, शिमला एक हब बने एक्टिविटीज का, उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए लोग यहां पर आकर्षित हों। और वो तय करना है यहां पर क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कुछ बातों पर राजनीतिक दलों में केवल कटाक्ष करने की ही ना रह जाए। हिमाचल के हित में हम क्या ला सकते हैं? जैसे हम एम्स लाते हैं, पीजीआई लाते हैं, मेडिकल कॉलेज लाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाते हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी लाते हैं, एजुकेशन के लिए लाते हैं, हेल्थ के लिए लाते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं? अगर एक स्वर के साथ वो बात कही जाए कि ये करना है हिमाचल के हित में, तो कौन रोक सकता है? और इससे बड़ा अवसर कब होगा? और मुझे लगता है ऐसा कुछ बने कि दुनिया देखने उसके लिए आए, खेलने तो आए, देखने भी आए। आज धर्मशाला स्टेडियम में आपसे शेयर कर लेता हूं, कम से कम 5 लाख लोग केवल साल के धर्मशाला स्टेडियम को देखने आते हैं। कम से कम 5 लाख लोग। और धर्मशाला का आप 2007 से पहले का आंकड़ा निकाल लीजिए टूरिस्ट का, और आज का निकाल लीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा क्या केवल एक स्टेडियम ने कैसे बदलाव किया। क्योंकि टेलीविजन हैज अ बिग रोल टू प्ले एंड दैट शोकेस इट इन अक्रॉस 200 कंट्रीज। तो इसलिए शिमला तो वैसे भी अंग्रेजों के समय की राजधानी भी रही, समर कैपिटल रही, तो इस दृष्टि से आप इसको कहां कहां लिंक कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर, पंकज शर्मा बीबीसी से मेरा सवाल है, सबसे खेल नीति की बात करते हैं हम स्कूल्स में देखते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या पूरे देश की बात करते हैं, जो नर्चर्ड होते हैं बच्चे से प्राइमरी स्कूल में, लेकिन जो उनका आगे का फ्यूचर होता है वो अटेंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी या कोई स्पेशल स्कूलिंग या कोई खेल नीति? मैं बैठे बैठे एक बार सोच रहा था कि ये भी आंकलन करना चाहिए कि 10वीं के बाद कितने बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद कितने छोड़ते हैं। क्योंकि एक पड़ाव ऐसा आता है हर किसी की जिंदगी में जब उसको निर्णय करना पड़ता है आगे क्या करना है। उसी तरह से खेलों में भी होता है, एक एज आती है जिसके बाद आपको देखना पड़ता है कि इसमें करियर है कि नहीं है। तो हमने खेलो इंडिया जब कार्यक्रम शुरू किए, और मैंने प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ में करता था जिसमें 60-70 हजार बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र के पार्टिसिपेट करते हैं, जो खेलते हैं, देखते तो लाखों हैं। तो उसमें एक नई स्फूर्ति देखने को मिली, नई ऊर्जा देखने को मिली कि कैसे बच्चों को एक नया अवसर मिला। हमारा प्रयास रहेगा कि देश भर में ऐसे इवेंट्स हो जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मास पार्टिसिपेशन हो, एक तो वो रहेगा। दूसरा, खेलो इंडिया गेम्स जो हम करवाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिली, पहले से दूसरे साल में दुगना हो गया। अब लीग्स कुछ सक्सेसफुल हुई, आप कुछ देशों का मॉडल देखेंगे वहां पे लीग्स बहुत चलती हैं, जिसके कारण कोई देश के लिए नहीं भी खेल पाता, किसी क्लब के लिए खेलता तब भी बहुत पैसा कमाता है। हमारे यहां की मैच्योर उतनी स्पोर्ट्स का फील्ड नहीं हो पाई अब तक, लेकिन आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर होगी। जब स्टार्स ज्यादा अलग अलग खेलों में पैदा होने शुरू होते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलती, ज्यादा बच्चे उसमें आते हैं। तो सरकारें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो राज्य की सरकारों को भी, कॉरपोरेट्स को भी, छोटे बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के भी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी उसमें बहुत काम करना है।